मैं उस राम का शिष्य नहीं हूँ जो दशरथ का बेटा था। उसने उस राम का शिष्य नहीं बताया जिसकी सीता चोरी हो गई। उस राम का शिष्य भक्त नहीं हूँ मैं जो अपने गर्भवती पत्नी को वनवास दे दिया। जो महिषासुर के साथ जो अन्याय हुआ, जो एकलव्य के साथ जो अन्याय हुआ, हमारी इस देश की जो आज़ादी है वो सिर्फ गांधी नेहरू की आज़ादी नहीं है। भारत में लोकतंत्र क्यों टिका? राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है उड़ीसा के मंदिरों में। ये जो दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, हमारे ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আহিছে জালকাৰী বাইৰ বিষয়ে কিতাপ লিখি থকা চৌৰি চৌৰাৰ বিষয়ে কিতাপ লিখি থকা ডক্টৰ বিদ্যুৎ বৰা। संत शिरोमणि संत रविदास को प्रणाम करते हुए मैं अपना 2-3-4 बात रखना चाहता हूँ। मुझे आज ये बहुत सौभाग्य हुआ कि मैं आपकी गुरुजी का जो भाषण था वो सुनने का मौका मिला। इससे पहले मैं कभी नहीं सुना था। जो उनकी बातें मैं सुन रहा था तो 2 बातें मेरे दिल बहुत टच हुआ। 2 बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो 2 बात ये थी, वो वाणी सुना रहे थे रविदास जी के। उन्होंने कहा था, मैं उस राम का शिष्य नहीं हूँ जो दशरथ का बेटा था। मैं उस राम का शिष्य हूँ जो निराकार है, जो अजर अमर है, जो जन्म मरण से रहित है। वो परमपिता परमात्मा राम का मैं शिष्य हूँ। उसने उस राम का शिष्य नहीं बताया जिसकी सीता चोरी हो गई। उस राम का शिष्य भक्त नहीं हूँ मैं जो अपने गर्भवती पत्नी को वनवास दे दिया। मैं उस राम का शिष्य हूँ जो निराकार है, परमपिता परमात्मा उस राम का मैं शिष्य हूँ। मुझे वो एक बात अच्छी लगी। दूसरी बात यह है, उसने अपने भाषण में अंबेडकर जी का भी जिक्र किया और काशीराम जी का भी जिक्र किया। तो हम राजनीति को धर्म से अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है आसमान के नीचे जो अराजनीतिक हो। सभी चीज़ में राजनीति जुड़ा हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपने भाषण में अंबेडकर जी का और काशीराम जी का जिक्र किया। और यहाँ जितनी भी फ़ोटोज़ लगी हुई है, उधर बड़े बड़े बैनर्स लगी हुई है, उसमें रविदास जी के साथ साथ अंबेडकर जी की भी फ़ोटो है। वो देख के भी मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं अपने भाषण में जो बातें कहने वाला हूँ उसमें शुरुआत में यह कहना चाहता हूँ, हमारी इस देश की जो आज़ादी है वो सिर्फ गांधी नेहरू की आज़ादी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शहीद थे, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी को लाया। आज आज़ादी का हम 75वां सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अब तक हमें पता नहीं चला कि जो 1921 साल का जो असहयोग आंदोलन था उसमें असम का ही 304 लोग शहीद हुए थे, और उनमें से 300 लोग ही हमारे रविदास भाई बहन थे जो गोरखपुर से आए थे। और अभी जो बराक वैली में सिलचर नाम का जगह है, वहाँ का चौरगोला नाम का एक जगह है। तो चौरगोला से वो लोग चांदपुर जा रहे थे। चांदपुर बांग्लादेश में है। और जब चौरगोला से चांदपुर जा रहे थे तब ब्रिटिश ने उनको 300 लोगों को मार गिराया, जो हमारे चमार भाई बहन थे, हमारे दलित थे, और आज तक किताबों में उनके नाम नहीं है। तो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं तो उनको भी हमें याद करना पड़ेगा। तो हम जोरहाट कॉलेज के ओर से हम एक वेबिनार हम ऑर्गेनाइज किए थे, जहां चौरगोला का जब 100 साल हुआ था, 1921 साल में हुआ था, तो 2021 साल में हमने वो वेबिनार किया था और झलकरी बाई का किताब भी निकाला था। तो जो कॉलेज के जो विजिटिंग टीम होते हैं ना, जिसको नाक कहते हैं, NAAC, जो कॉलेज को विजिट करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कॉलेज का। जो जिस स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में हम लोगों ने काम किया है, जो दलित स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में हमने किताब निकाला है, वो इस देश के हमारे बेस्ट प्रैक्टिस में गिना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्यों चाहिए हमें आज का विषय है संविधान और आरक्षण। तो वो क्यों चाहिए? क्योंकि असम के जो रविदास भाई बहन हैं उनको SC का स्टेटस नहीं दिया है। उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस यहाँ नहीं दिया गया है। पूरे देश में दिया गया है और असम में उनको नहीं मिला है अब तक। लोग ऐसे युक्तियाँ देते हैं कि अब वो लोग अमीर हो गए हैं। अब वो उनका उनका अर्थतंत्रिक जो अवस्था थी वो बहुत ऊंचा हो गया है। अब उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ। हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, रामनाथ कोविंद जी, जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने उड़ीसा विजिट किया था। उड़ीसा के एक मंदिर में उसने गया था। तो क्या पता है, जब वो मंदिर से वापस आ गए उड़ीसा के, तो वहाँ के लोगों ने दूध से वो पूरे मंदिर को नहलाया, क्योंकि कोविंद जी दलित थे। अभी आप युक्तियाँ दे रहे हो कि वो अमीर हो गए इसलिए आरक्षण नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति से बड़ा कोई है इस देश में? जब राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो मेरे दलित भाई बहन के साथ क्या होगा? राष्ट्रपति का तनख्वाह 5 लाख है एक महीना का। इनकम टैक्स भी नहीं देना होता है। 5 लाख से ज़्यादा फॉर्मल तनख्वाह किसी का भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है उड़ीसा के मंदिरों में। तो अब सोचिए हमारे भाई बहन का क्या हाल होगा। असम के जो दलित आदिवासी भाई बहन हैं उनका क्या होगा।
और एक युक्ति आपके सामने रखता हूँ मैं। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, आपके सामने है सबके। हमारे देश के आबादी के लगभग 50% महिला है, 50%, लेकिन लोकसभा में कितने महिला है अभी? 15%। अब बोलते हैं ना, आपकी युक्तियाँ हैं ऐसे कि अपने अपने मेरिट में आओ, अपने अपने योग्यता से आओ। अगर अपने अपनी योग्यता से आए तो 75 साल में सिर्फ 15 महिला ही आ पाएंगे 100 में से, जबकि आबादी के 50% महिला है। लोकसभा में कितना महिला है? 15% महिला है। इसलिए आरक्षण चाहिए, तभी हमारे जैसे महिलाओं को नहीं मिला है वैसे ही अगर आरक्षण नहीं होगा तो हमारे ST SC के जो भाई बहन हैं उनको भी नहीं मिलेगा। हमारे असम के आदिवासी भाई बहनों को वो नहीं मिला हुआ है। देश के दूसरे जगह में, झारखंड में वो लोग ST है, लेकिन एक ही लोग हैं, उड़ंग, मुंडा, खरिया, साँवताल हो, जितने भी है, रविदास, सावरा, सबको यहाँ, लेकिन वो नहीं मिला है। ST SC का स्टेटस नहीं दिया गया है। और हम देखते हैं देश के जो उत्तर भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दलित और आदिवासी के बीच में मतलब झगड़ा होते हैं, वो इकट्ठा नहीं है। मायावती को बोलेंगे तो वो बोलेंगे मैं दलित की नेत्री हूँ, आदिवासी के बारे में नहीं बोलूँगी। आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान का जो एक नेता है किरोड़ीलाल मीणा, NPP एक उनका पॉलिटिकल पार्टी है, किरोड़ीलाल मीणा जी बोलेंगे मैं सिर्फ आदिवासी मीणाओं की बात ही करूँगा। वो दलित को शत्रु मानते हैं, लेकिन दलित आदिवासी भाई भाई हैं। दलित आदिवासी के बीच आप जब लड़ाई करोगे तब नहीं होगा। हमारे मंजिल एक है, हमारे छुआछूत के खिलाफ हमें लड़ना है, और उस लड़ाई में दलित आदिवासी भाई भाई है। दलित आदिवासी मुस्लिम भी भाई भाई है। अब जो अपर असम है वहाँ के आदिवासी और नमनी असम के जो मुस्लिम है इकट्ठे अगर लड़ेंगे हम, तो असम का जो भविष्य है उनको हम बदल सकते हैं। बिरसा मुंडा क्या कह के जा रहे हैं? बिरसा मुंडा का एक बहुत बड़ा कठिन है। बिरसा पुकारे एकजुट होवा, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरा आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी, हो खेत खलिहान से जागो, नगारा बजाओ, लड़ाई छड़े चारा नहीं सुनो देशवासी। हमारे मछुआरा है कि दलित है कि सब कोई के एक साथ लड़े कोई। तो ये जो दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, हमारे वक्ता भी, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो बोल के गए हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम से द्राविड़ लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन हमको असम में ऐसा कहते हैं असमिया लोग कि ये लोग यहाँ का लोकल नहीं है। जिसने इस देश को बनाया, जिसने हड़प्पा मोहनजोदड़ो का इतिहास बनाया, उनको यहाँ बोलते हैं कि वो लोग बाहर से आए हुए हैं, इसलिए उनको ST SC का स्टेटस नहीं देंगे। ऐसे बात करते हैं असम के लोग। तो इसलिए मैं अपने बात रख रहा हूँ कि हमको जितने भी हम दलित हैं, पिछड़े हैं, शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, महादलित हैं, जितने भी वंचित शोषित लोग हैं, सब इकट्ठे अगर लड़ेंगे तो हमारा जो मनुवादी समाज है, जातिवादी समाज है, समाजवादी समाज है, उसके खिलाफ हम लड़ाई में जीत सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो पंजाब के जो कृषक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, पंजाब से कृषक लोग आए थे, वहाँ मैक्सिमम लोग हमारे रविदास लोग थे, SC कैटेगरी के थे, और वहाँ के महिला लोग ट्रैक्टर चला के आ रहे थे। पंजाब से ट्रैक्टर ले लेके महिला पुरुष बूढ़े लोग दिल्ली आ गए थे, और वो एक सफल आंदोलन रहा, सफल आंदोलन, कृषक आंदोलन रहा, क्योंकि सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया कि 3 जो कानून थे, कृषि कानून थे, उनको वापस लेना पड़ा था। उस आंदोलन में कितना बदनाम किया गया, हमारे पंजाब के जो किसान थे उनको कितना बदनाम किया गया। हमारे ST जो विशेष से SC भाई बहन थे, रविदास के भाई बहन थे, कितना बदनाम किया उनको, क्या क्या बात बोलने लगे, वो खालिस्तानी है, ये है, वो है। और उनके जो वहाँ थे कैंप में जो खाना आ रहे थे, उनको खाना मदरसा से आ रहे थे, मस्जिद से आ रहे थे, चर्च से आ रहे थे, मंदिरों से नहीं आए थे, क्योंकि वो लोग हमको एक नहीं मानते, बराबर का हिस्सा हमको नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमको लड़ाई करना है। और इस लड़ाई में जो महिषासुर के साथ जो अन्याय हुआ, जो एकलव्य के साथ जो अन्याय हुआ, वहाँ से लेकर रोहित वेमुला, मनीषा वाल्मीकि, इंदिरा मेघवाल, इन सब के खिलाफ जो लड़ाई साथ जो अन्याय हुआ, उन अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना है। और हम वो समझ देखना चाहते हैं जहाँ नीला आसमान में लाल तारा उगेगा। ये नीला जो साइन है वो नीला है, हम दलित भाई बहनों, जाति का प्रश्न है, नीला सलाम, ब्लू सैल्यूट कहते हैं। और लाल नीला आसमान में लाल तारा, लाल क्या है? लाल हमारे जो श्रेणी का सवाल है, क्योंकि हमारे भाई बहनों को तनख्वाह नहीं मिलते, जो बागान में काम करते हैं। 200 रुपये एक दिन का तनख्वाह मिलता है। हमारा डिमांड है 520 रुपये, 525 रुपये उनका एक दिन का तनख्वाह करना चाहिए। ये जो जाति का प्रश्न है और श्रेणी का प्रश्न है, उन दोनों को इकट्ठे मैं बोलना चाहता हूँ। हम वो समझ देखना चाहते हैं जिसमें नीला आसमान में लाल तारा उगेगा। और इसलिए मैं
जय भीम बोलता हूँ, जय अम्बेडकर, जय रविदास। और लास्ट में एक बात बोल के ख़त्म करूँगा, क्योंकि अम्बेडकर जी का जिक्र हुआ है, संविधान का जिक्र हुआ है, तो मैं 1 मिनट में एक बात करके ख़त्म करूँगा। हमारे जो देश है, हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो क्यों इतना दिन तक चल रहा है? हमारे पड़ोसी में देखिए कहाँ लोकतंत्र है। अब पूर्व के देशों में देखिए तो क्या म्यांमार में लोकतंत्र है? बांग्लादेश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र था लेकिन मिलिट्री पावर आ गए थे। श्रीलंका में लोकतंत्र है क्या? नहीं है। और जितना भी अब पूर्व में जाओ लोकतंत्र नहीं है। पश्चिम में जाओ आप, क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र है? वहाँ भी मिलिट्री रूलर थे। क्या अफगानिस्तान में लोकतंत्र है? नहीं है। ईरान में, अफगानिस्तान में कहाँ है? सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, येमेन कहाँ है? लेकिन भारत में लोकतंत्र क्यों टिका, क्यों इतना दिन से लोकतंत्र चल रहा है? उसका श्रेय, उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को, कि ना उन्होंने जो संविधान लिखा है, उसने जो संविधान इस देश का बुनियाद रचा है, जहाँ हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो इस देश का बुनियाद है। और इसी कारण हम लोकतंत्र के रूप में इतना दिन जीवित है। हम जो आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, वो अगर अम्बेडकर जी का संविधान अगर नहीं होता तो हम लोकतंत्र हमारे देश में जीवित नहीं होता। इतना बोल के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय रविदास, जय भीम।